हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक क्लास 12th का सीरीज स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ और सब्जेक्टिव सीरीज़ पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप वहाँ पे देख लीजिए। वहाँ पे आपको दो सीरीज़ देखने को मिलेगा। एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ होगा 2025 और एक सब्जेक्टिव का सीरीज़ होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ कराया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री का भी सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस का सारा जो है सीरीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग का, जैसे आप जानते होंगे, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों का जो है वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को हिस्ट्री का भी जो है सब्जेक्टिव वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे आप जानते होंगे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो हिस्ट्री का सेक्शन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हिस्ट्री का जो है वो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इसका भी 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग इस चीज़ का श्योरिटी रखिए कि जितना हमारे चैनल पर कराया जाएगा इससे बाहर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। ये टोटल का जो टोटल है वो हमारे इसी चैनल पर कराया जाएगा और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है SR Academy 2M। इसमें हमारी जो टीम है वो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही है और क्लास 8 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आप लोग में से अगर कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का। ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का हिस्ट्री का देखने वाले हैं। आज ये पहला सेट होगा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का होने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 3 मार्क्स का ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव का है, थोड़ा लंबा लंबा आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 नंबर का है, तो अप्रॉक्स करना 3 पॉइंट्स, यानी 3 पैरा में या 3 पॉइंट्स में आपको आंसर यहाँ पे कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। देखिए क्या है, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली जो है वो ईंटों को बिछाने का एक पारंपरिक पैटर्न है। इसमें ईंटों की लंबाई में स्ट्रक्चर और चौड़ाई में हेडर बिछाया जाता है और इस पैटर्न को बास्केट बुनाई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही मजबूत और स्थिर संरचना होती है। तो ये आपका छोटा सा हो गया। इसके कुछ खास बातें यहाँ पे है कि यह सबसे पुरानी ईंट प्रबंधन या बंधन पैटर्न में से एक है और इसमें अक्सर लोड बेयरिंग दीवारों, पुलों और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इतिहास में इसका एक अपना महत्वपूर्ण रोल रहा है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारतीय संविधान के कुछ अवगुण बताइए। यानी कि भारतीय संविधान के अवगुण का मतलब होता है दोष। ठीक है ना, तो ऐसे तो भारतीय संविधान में अनेक दोष है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बताना है तो 2-3 पॉइंट्स आप लिखोगे तो एग्जाम में जो है बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हो सकता है कि हम जो एग्जाम लिखे हैं इसमें कुछ लंबा आंसर है, लेकिन आप लोग चाहे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। आंसर देखिएगा, भारतीय संविधान जो एक विशाल और जटिल दस्तावेज है और जिसकी कुछ कमियां भी हैं। देखिए भारतीय संविधान में अच्छाई है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ कमियां भी इसमें दी हुई है। ये कमियां जो हैं, कमजोरियां जो है समय समय के साथ उभरती है और इसके विभिन्न कारण भी है। तो जरा देखते हैं इसके क्या क्या कमी मौजूद है। पहला है, इसमें लचीलापन होता है और कठोरता का संतुलन होता है। तो इस संविधान को बहुत ही लचीला बना दिया गया है, जिसके कारण इसे कई बार यानी कि बार बार बदला जाता है और यह क्या करता है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही कुछ प्रावधानों को बदलना बहुत मुश्किल होता है।
जो समय की मांग के अनुसार बदलने जाने चाहिए, क्योंकि बाधा उसमें डालती है, ठीक है ना। यानी कि बहुत लचीला भी और बहुत कठोर भी है। लचीला है क्योंकि वो बार बार बदला जाता है। आप जानते होंगे संविधान का संशोधन जो है हर बार किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जिसे बदला नहीं जाए, जिसे ज़रूरी ही है अभी के समय में। दूसरा में है न्यायपालिका की सक्रियता। न्यायपालिका का संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि अपनी सीमाओं को पार कर जाती है और विधायिका और कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करती है। तीसरा क्या है, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार संविधानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह लोकतंत्र को कमजोर करता है और विकास को बाधित करती है। तो आशा है आप लोग को ये दो सवाल जो है समझ में आया होगा। पहला सवाल और दूसरा सवाल, ये आप लोग का 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 में। भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। भक्ति आंदोलन जो है मध्यकाल में भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन ने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और ईश्वर ने सभी को एक समान माना, ईश्वर के समान माना, ठीक है ना। तो ये आपका भक्ति आंदोलन था और इसका कुछ पहलू भी है। तो भक्ति आंदोलन के लिए ये आंसर आपका ब्रीफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ पहलू भी हैं, चलिए देखते हैं। 2 पहलू हम लिखे हैं। और भक्ति आंदोलन के प्रमुख पहलू क्या है? पहला पहलू है व्यक्तिगत भक्ति। इस आंदोलन ने व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। भक्तों ने ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखा और उसमें सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। जबकि सामाजिक सुधार क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन ने समाज के व्याप्त कुरीतियां जैसे कि जातिवाद, छुआछूत और कर्मकांडों का विरोध किया। तो ये आप लोग का 2 इसका प्रमुख जो है वो भक्ति पहलू थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 में क्या पूछा गया है? काला शहर और गोरा शहर में अंतर बताइए। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, काला शहर और गोरा शहर। आंसर देखते हैं। काला शहर और गोरा शहर शब्दों का इस्तेमाल जो है आमतौर पर ऐतिहासिक संबंध में किया जाता था, खासकर के ब्रिटिश शासन के दौरान। इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो 2 शहरों को दिखाने के लिए किया जाता था, है ना। शहरों के विभिन्न हिस्सों को अलग करने के लिए किया जाता था, जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ पे 2 देखिएगा, एक है काला शहर और एक है गोरा शहर। तो काला शहर जो है आमतौर पर उन इलाकों को कहा जाता था जहाँ स्थानीय लोग रहते थे, माने कि जो स्थानीय लोग थे उस जगह के, जो पहले के जो लोग थे उसे काला शहर के नाम से जाना जाता था। और ये क्या होता था, आमतौर पर अधिक भीड़भाड़ वाला होता था और ये विकसित नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जो है सरकार ध्यान नहीं देती थी। ब्रिटिश शासन का दौरान था, तो जो स्थानीय लोग थे उन पे कोई सरकार काम करती नहीं थी, तो इन्हें काला शहर का नाम दिया जाता था, स्थानीय लोगों के लिए कहा जाता था। साथ ही साथ उसके रंग के आधार पर भी कहा जाता था। दूसरा है गोरा शहर। तो आमतौर पर इन इलाकों को कहा जाता था जहां ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय लोग रहते थे, यानी ब्रिटिश सरकार के लोग और अन्य यूरोपीय लोग रहते थे, उन्हें गोरा शहर कहा जाता था। ये जो इलाके हैं वो आमतौर पर अधिक विकसित और आधुनिक सुविधाओं से भरे हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसमें आंसर जो हम बड़ा लिखवाए हैं, आप अपने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर सेंड्री रॉलेट द्वारा पारित किया गया था ये 1919 में। तो पहले जो है इसका जनक होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 1919 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर सेंड्री रॉलेट के द्वारा किया गया था और ये काला कानून था। रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही क्रूर और दमनकारी कानून था। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो है साफ साफ दिख जाता है, जिससे ये पता चलता है, जैसे कि बिना वारंट किए गिरफ्तारी हो जाता था, असीमित हिरासत के लिए रखा जाता था और साथ ही साथ अपील का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि इसमें होता क्या था कि पुलिस किसी को भी, पुलिस का मतलब उस समय के प्रशासनिक जो लोग थे वो क्या करते थे कि किसी को भी बिना किसी वारंट के ही गिरफ्तार कर लेते थे, पकड़ लेते थे, जेल में डाल देते थे। और जो जेल में डालते थे असीमित हिरासत के लिए, यानी कि कोई समय फिक्स नहीं था, उसे जो है इस कानून के तहत जेल में डाल दिया गया जब तक वो रहे तब तक। वो रहे ना, जब तक सरकार चाहे तब तक उसे असीमित समय के लिए डाल दिया जाता था और उसके लिए कोई भी जो है अधिकार नहीं था, कोई कुछ अपील नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हड़प की नीति क्या है? हड़प जैसे नाम से समझ रहे होंगे, हड़प का मतलब होता है छीन लेना, उसके जगह पे कब्जा कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हड़प नीति जो है, जिसे व्यंग्यत का भी सिद्धांत कहा जाता है,
व्यापक है ना। तो आप ये नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप हड़प की नीति लिख सकते हो। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। कभी कभी सवाल आता है हड़प की नीति किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। इस नीति के तहत क्या कहा गया था कि अगर किसी भारतीय राजाओं के पास कोई स्वाभाविक अधिकारी नहीं हो, यानी कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, तो वह जो राज्य है उसे हड़प लिया जाएगा, यानी अंग्रेज के अधीन ले लिया जाएगा। यानी आप साफ शब्दों से कोई अगर राजा है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि राजा का और कोई वंशज नहीं बचा, उसका कोई बेटा या अधिकारी उसको प्लस चलाने के लिए नहीं है, तो वह जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन चली जाएगी। इसी को हड़प का नीति कहा गया था। इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा चालू किया गया था। और ये जो हड़प की नीति चली थी, इसके तहत क्या हुआ था? सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी जैसे कई राज्य जो है वो अंग्रेजों ने हड़प लिया था। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है 3 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 देखते हैं 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। देखिए कभी कभी पूछेगा धार्मिक कारण, कभी कभी पूछेगा तत्कालीन कारण, यानी दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है ना। चाहे तो वह धार्मिक कारण हो या तो तत्कालीन कारण हो, दोनों सेम है और दोनों क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये सवाल यहाँ पे दिया है 3 मार्क्स की, लेकिन ये सवाल जो है 5 मार्क्स में अधिकतर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको बड़ा में याद कीजिएगा, आपको जैसा एग्जाम में आएगा उस हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हैं। 1857 की जो क्रांति है वो कई कारण थे, जिसमें से धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी सरकार के दौरान, यानी अंग्रेजी शासन के दौरान क्या था, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को कई तरह से आहत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हुआ था। तो मुख्य बातें क्या थी कि जो राइफल इस्तेमाल था, एनफील्ड राइफल के कारतूस, यानी कि जो राइफल इस्तेमाल किया जाता था उसके लिए। तो एक्चुअल में क्या था कि अंग्रेजी सेना में पहले जो राइफल इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसे चेंज करके एनफील्ड नाम का जो है राइफल है उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इसमें हुआ क्या वो देखते हैं। अंग्रेजी सेना में उपयोग आने वाली नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए गाय और सुअर पवित्र जानवर हैं। सिपाहियों को इन कारतूसों को मुंह से खोलकर बंदूक में भरना होता था। इसमें हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इनका विरोध किया। तो पहला सबसे मेन कारण था वो कारतूस में इस्तेमाल किया गया जो गाय और सुअर की चर्बी था। अब ये रियल था या नहीं था, लेकिन ये अफवाह फैल गई थी उस समय और सैनिकों ने इसका ही विरोध किया था। दूसरा है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। उस समय जो अंग्रेजी सेना थी उस समय ईसाइयों की जो गतिविधियां थी वो जबरदस्ती जो है सभी को ईसाई बना रहे थे। यानी अंग्रेजी शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और भारतीय धर्म का अपमान किया। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति जो है रोष पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। 2 मेन कारण थे, एक था कि राइफल में उसकी धार्मिक भावनाएं हो रही थी व्याधा, और साथ ही साथ ईसाई धर्म में क्या हो रहा था कि ईसाई में बदला जा रहा था भारतीय लोगों को। तो लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। आगे बढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ मेन बातें बताएं। चंपारण जो है आपको मालूम होगा हमारे बिहार में मौजूद है। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया और भारत में अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह का बीज बोया था। अब चंपारण सत्याग्रह जो है क्यों हुआ था, इसका 3 की मेन कारण है। पहला कारण पर आते हैं। पहला है 3 कठिया प्रथा। ब्रिटिश शासन के दौरान चंपारण के किसानों को अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। तो इसमें क्या था कि लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने क्या है कि गांधी जी के पास जाकर इसका विरोध करने के बारे में बताया और गांधी जी ने इनका समर्थन किया। दूसरा है शोषण। तो किसानों को नील की खेती के लिए बहुत कम मुआवजा मिलता था और उन्हें कई प्रकार के शोषण का सामना करता पड़ता था। साथ ही साथ क्या हुआ कि किसानों की पीड़ा, किसानों को यह दमनकारी स्थिति देखकर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। तो ये कुछ मेन कारण थे जिसके कारण जो है चंपारण का युद्ध हुआ था। 3 कठिया व्यवस्था को लेकर, शोषण को लेकर, किसानों की पीड़ा को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्वपूर्ण रहा। ये मैंने कि या क्यों जो है महत्वपूर्ण है।
या इसका महत्व बताना है। अभिलेख का महत्व बताना, ये होता क्या है, आंसर देखते हैं। अभिलेख प्राचीन काल से ही जानकारी के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। ये पत्थर, धातु या अन्य कठोर सतहों पर उत्कृत लेख होते थे, जिसका उपयोग आदेश जारी करने, इतिहास रिकॉर्ड करने और विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता था। अब देखिए इसका महत्व क्या है। इतिहास का स्रोत, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, ये दो मेन इसके पॉइंट बनते हैं। अभिलेख हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये हमें राजा महाराजाओं यानी साम्राज्यों, राजन, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। और साथ ही साथ क्या करवाता है कि ये विरासत यानी अभिलेख किसी संस्कृति की कला, भाषा और साहित्य के बारे में भी हमको जानकारी देती है। तो ये क्या होता है कि जो अभिलेख है वो हमें इतिहास के बारे में बताती है कि आखिर उस समय की स्थिति कैसी थी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक, देखिए त्रिपिटक के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आंसर जो है बड़ा करवाए थे। आप अगर कंटिन्यू बने होंगे तो आप जाकर वहाँ से जरूर देखे होंगे, तो आपकी कॉपी में नोटबुक में लिखा होगा। हम शुरुआत से ही बोले हैं जितना भी क्वेश्चन आप कराया जाता है इसे आप नोटबुक में लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आंसर देखते हैं आगे का। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटक या तीन टोकरियां। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है और तीन पिटक में तीन स्तंभ हैं, यानी कि सूत पिटक, इसमें बुद्ध धर्म के उपदेशों को लिखा गया है यानी संग्रहित किया गया है। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के नियम के अनुशासन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ अभिधर्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विस्तरण किया गया है। तो ये तीन इसके जो बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी पर टिप्पणी करना है। अल-बरूनी कौन थे, भारत में कब आए, क्यों आए, क्या किए इन्होंने। ठीक है ना। तो देखिए आंसर देखते हैं। अल-बरूनी जो है प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी थे और धर्मज्ञ भी थे। ठीक है ना। और वो एक अच्छे विचारक भी थे, विचारक यानी विचार रखने वाले थे। वे 11वीं सदी में भारत आए थे और उन्होंने भारत के समाज, संस्कृति और धर्म, खगोल विज्ञान और गणित पर गहरा अध्ययन किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब जो थी किताब उल हिंद, जिसमें भारत के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी थी। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस पुस्तक के बारे में कुछ और बातें। ये जो पुस्तक बनी थी उसमें क्या था कि भारत के बारे में विस्तृत जानकारी थी। उन्होंने भारत के धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास और सामाजिक जीवन पर विस्तृत जानकारी दी थी। तुलनात्मक अध्ययन है। उन्होंने भारतीय ज्ञान को इस्लामी ज्ञान के आधार पर तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। निष्पक्ष दृष्टिकोण क्या था कि उन्होंने भारतीयों के बारे में निष्पक्ष दृष्टिकोण रखा और उनकी संस्कृति का सम्मान किया। और साथ ही साथ उन्होंने जो किताब लिखी थी उसे बहुत सारे भाषाओं का भी ज्ञान था। ठीक है। तो ये उनके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आशा है ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। मौर्य कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें या वर्णन करें। आंसर पढ़ते हैं आगे। मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानने के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं। इसमें से दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक और एक होता है पुरातात्विक। तो देखिए इसमें जो है आंसर है हम बड़ा बड़ा करवाया है। आप अपने अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 मार्क्स में डालिएगा, 5 मार्क्स का होगा तो 5 मार्क्स के हिसाब से लिखा। तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं तो पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। यह ग्रंथ मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी बताती है। दूसरा है इंडिका। इंडिका क्या है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत के रूप में बिताए गए समय के अनुरूपों का वर्णन करते हैं। तीसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म में यानी कि बौद्ध ग्रंथों में मौर्य काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। ये आपका क्या है, साहित्यिक स्रोत है, जैसे कि क्या क्या बताए, अर्थशास्त्र, इंडिका और बौद्ध साहित्य। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है कि अशोक के अभिलेख, यानी कि अशोक के अभिलेख जो है मौर्य काल के धार्मिक और राजनीतिक विचारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। दूसरा है सिक्के। मौर्य काल के सिक्के जो है कला और शिल्प के विकास के बारे में जानकारी देती है। तीसरा है पुरातात्विक उत्खनन, यानी विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक उत्खनन मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के बारे में जो है जानकारी देती है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और हाँ, हर एक बातों को जरूर समझते चलिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो केवल लिखने से कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। और एक बात तो श्योर रखिए कि जो सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, इस चीज़ की श्योरिटी रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 प्रमुख
कारण क्या थे? तो देखिए, दो प्रमुख कारण, ऐसे तो कई कारण थे लेकिन आपको यहाँ पे दो कारण बताना है। तो पहला कारण है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार लगा दिया था। नमक एक आवश्यक वस्तु थी और इस पर बहुत अधिक कर लगा दिया गया था। गांधी जी यह मानते हुए कि नमक कानून ब्रिटिश का सबसे दमनकारी चेहरा था, नमक आंदोलन शुरू किया था। यानी कि गांधी जी ने इसे शुरू किया था क्योंकि वो दमनकारी उन्होंने माना था इनको। दूसरा है भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों से वंचित। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखते थे, यानी अधिकार नहीं देते थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी भारतीयों की मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इससे भारतीयों में असंतोष आया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की गति शुरू हुई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता बताइएगा। तो मुगल काल में अलिंगनी चित्रकलाएं थी, यानी मुगल कालीन चित्रकला भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस कला शैली में ने भारतीय और पारसी कला शैलियों का संगम है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला है विषय वस्तु। मुगल चित्रों में दरबारी चित्र जीवन, शिकार के दृश्य, धार्मिक विषय और प्रकृति के सौंदर्य प्रमुख रूप से दिखाए गए थे। दूसरा है शैली। इसकी जो शैली थी मुगल चित्रकला में फारसी चित्रकला का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। चित्रों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है और रंगों का इस्तेमाल बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किया गया था। इसमें बात आते हैं तकनीकी, उसके बाद इसका जो रंग और इसका है प्रभाव थी। ये आपकी कुछ मेन बातें हैं जो उसमें इस्तेमाल किया गया था। यानी कि मुगल काल चित्रकला की ये कुछ विशेषताएं थी। जैसे क्या क्या विशेषता बताएं? विषय वस्तु, एक है शैली, एक तकनीकी, एक रंग, एक प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 में बताया गया है किताब उल हिंद के विषय में बताइए। तो आपको मालूम होगा किताब उल हिंद जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा सेम क्वेश्चन नंबर 11, यानी आपको सेम इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसके बारे में लिखना है अल-बरूनी ने। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे बना के लिखना होगा कि वो जो बुक है वो अल-बरूनी ने लिखा था। किताब उल हिंद के जो लेखक है वो अल-बरूनी है और इसके कुछ मेन विशेषताएं, आपको सेम आंसर जो है यही वाला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, मौर्य प्रशासन पर टिप्पणी करें। मैंने मौर्य काल के बारे में आपको बताना है कि उसका प्रशासन किस प्रकार का था। इससे पहले भी हम लोग शायद इसके बारे में देखे होंगे, एक बार आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत का एक अत्यंत संगठित और प्रभावशाली प्रशासनिक तंत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विस्तार से वर्णित किया गया है। कि कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र किताब लिखी है उसमें उन्होंने विशेष तौर पर बताया है। इसकी कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी कि एक जगह पर, एक केंद्र पर एक ही शासन व्यवस्था थी। सैन्य शक्ति और तीसरा है कानून व्यवस्था। ये आपके 3 जो है प्रमुख इसके सिद्धांत बने हुए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, गुरु नानक देव के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और गुरु नानक जी का उपदेश बहुत अच्छा खासा है, यानी कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए है। तो आप यहाँ से कोई भी 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे गुरु नानक देव जी ने मानवता के लिए अनेक मूल्यवान शिक्षाएं दी है। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक है और लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यहाँ के उनके जो कुछ सिद्धांत हैं, एक ईश्वर, यानी उन्होंने क्या है कि गुरु जी ने, यानी कि गुरु नानक जी ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया है। उन्होंने सिखाया है कि सभी धर्मों जो है मूल एक ही है और ईश्वर सभी के हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने कर्म कांडों से दूर रहने के बारे में बताया है। साथ ही साथ सर्व समावेशी भक्ति के बारे में बताया है, कर्म योग के बारे में बताया है और सत्य, न्याय, संतोष और त्याग, समाज सेवा। ये आपके कुछ जो है 4-5 पॉइंट हम लिखवाए हैं। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है, जो आप याद कर सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप उसमें से 3 लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 में क्या है, किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखा करते थे। यानी उस समय जो महात्मा गांधी थे उन्हें किसान जो है किस रूप में देखा करते, जाहिर सी बात है कि एक अच्छे नेता के तौर पे देखा करते थे। तो आंसर देखिए, किसान जो है महात्मा गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा करते जो उनके संघर्षों को समझता था और उसके लिए लड़ता था। गांधी जी ने किसानों के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग बना दिया था। वे किसानों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था। किसान जो है महात्मा गांधी को इसी रूप में क्यों देखते थे। यहाँ तक इसका आंसर हो गया, इसका आंसर खत्म हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखवाए हैं कि किसान जो है महात्मा गांधी को इस रूप में ही क्यों देखा करते थे। तो इसका कुछ मेन मुद्दा है कि खेतीहरों पर मुद्दों पर जोर देना, क्योंकि गांधी जी ने जो है खेतीहरों की जो समस्याएं थी उन पर जोर दिया था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में गांधी जी ने
उस पर प्रेरित किया था लोगों को, और साथ ही साथ अंग्रेजी माल का बहिष्कार करवाया था, यानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ों का बहिष्कार किया था इस वजह से। और भूदान आंदोलन में गांधी जी का समर्थन था, इस वजह से जो है लोग उनके समर्थन में आ रहे थे। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा बात है, तो एक्स्ट्रा बात आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है अगर 5 मार्क्स में पूछ दे तो उस समय आपका जो है बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 19 में। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे स्थल थे, तो आपको केवल कुछ बताना है। आप क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे, 5 मार्क्स का होगा तो 5 स्थल के बारे में बताइएगा, 3 मार्क्स का होगा तो 3 स्थल के बारे में बताइएगा, 2 होगा तो 2 के बारे में बताइएगा। आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की एक महान सभ्यता थी। इस सभ्यता के कई प्रकार प्रमुख स्थल खोजे हुए गए थे। इसमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और विकसित शहर था। यहाँ बड़े पैमाने पर नगर योजना, सड़क, नालियाँ, स्नानागार और अन्य भंडार मिले हैं। दूसरा है हड़प्पा। यह सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था। यहाँ भी मोहनजोदड़ो की तरह विकसित नगर नियोजन और भवन निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। लोथल। उसके बाद है कालीबंगा, ये भी खोजा गया था। ठीक है ना। धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो ये आपका कुछ 5 पॉइंट लिखवाए हैं। क्या क्या बताए हैं देख लीजिएगा। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, 3 मार्क्स को 3 पॉइंट लिखिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ठीक है, तो आप इसमें से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट सवाल है, क्योंकि आज का वीडियो में एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इस तरह का 2 से 3 वीडियो आएगा और करीबन जो 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया जाएगा। तो इससे आपके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं, एकदम गारंटी लीजिए कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ जो है इसी से आने वाला है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद आपको फिर ये अफसोस हो कि काश अगर एक बार देख लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता। आप वीडियो देख लीजिए। अगर इससे क्वेश्चन बाहर आता है तो आप आके हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। आंसर देखते हैं। अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे अकबर द्वारा इतिहासकार, यानी अकबर के जो दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, उनके द्वारा लिखा गया था। इसकी विषय वस्तु बताते हैं इसमें क्या है। तो इसमें अकबर के जीवन, मुगल साम्राज्य के विस्तार, अकबर के धार्मिक सुधारों और उनके समय के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। महत्व बात करते हैं तो यह ग्रंथ जो है मुगल काल के इतिहास को समझने के लिए प्रमुख स्रोत है। इसमें अकबर के व्यक्तिगत, उसकी नीतियाँ और उस समय के भारत की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इसमें जो भाषा है, अकबरनामा जो फारसी भाषा में लिखा गया है और इसमें कई सुंदर सुंदर चित्र भी बने हुए थे। तो ये आज हम लोगों ने टोटल जो है 20 क्वेश्चन देखा। 3 मार्क्स का ये पहला वीडियो था। अगली क्लास में, यानी कि अगला वीडियो जो है सेम टाइम पर आपको मिलेगा, जिसमें आप लोगों का अगला 20 क्वेश्चन जो है कराया जाएगा। इस तरह से 2-3 सेट आएगा, जिसमें आप लोगों का जो है प्रॉपरली तैयारी हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को हमारे और हमारी टीम की जो मेहनत है वो पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोग अगला सब्जेक्ट किस पर चाहते हैं और कौन से क्लास का चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।